तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। ये कोई 7-8 साल पहले की बात है। हम लोग शहर में नए नए शिफ्ट हुए थे। ये शहर का पोश और पुरौनक इलाका था। यहाँ पर लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ और डबल और ट्रिपल स्टोरी वाले मकान थे। हम लोगों ने जो मकान खरीदा था, ये मकान भी 2 मंजिला था। अभी हमें आए हुए इस मकान में चंद दिन ही हुए थे कि एक दिन मेरी बड़ी बहन राहिला मुझसे कहने लगी, चलो ऊपर छत पर चलते हैं। आपी राहिला ने हाथ में चाय के 2 कप थाम रखे थे। एक कप उन्होंने मुझे थमा दिया और मैं भी खुशी खुशी उनके साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी और छत पर पहुंच गई। हम आहिस्ता आहिस्ता गर्म चाय के सिप भी ले रही थी और साथ ही अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा भी ले रही थी। अभी हम अपने इर्द गिर्द के घरों का जायजा लेने में मसरूफ थी कि अचानक मेरी नजर अपने घर के साथ वाले घर पर पड़ी। यह घर सिंगल स्टोरी बना हुआ था। उस घर में 2 कमरे थे और आगे खुला और बड़ा सा सहन था। सहन के दरमियान एक बड़ा सा जामुन का दरख्त लगा हुआ था। लेकिन जब मेरी नजर जामुन के दरख्त के नीचे 2 कब्रों पर पड़ी तो मैं मारे हैरत के चिल्लाई। मेरे चिल्लाने पर आपी राहिला मेरी तरफ मतवज्जा हो गई। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? आपी ने चाय का सिप लेते हुए कहा। आपी, वो देखें, जामुन के दरख्त के नीचे क्या है? मैंने तशवीश भरे अंदाज में उस तरफ हाथ से इशारा किया। क्या है? कोई शेर चीता तो नहीं वहां तुमने देख लिया जो यूं सहम गई हो? आपी ने मुझे डांटा। लेकिन जब आपी राहिला ने खुद जामुन के दरख्त के नीचे नजरें दौड़ाई तो वहां कब्रें देखकर उनकी भी सिट्टी गुम हो गई। कब्रें? इस पुरौनक इलाके में कहां से आ गई? आपी हड़बड़ाई। आपी, कब्रें तो कब्रिस्तान में होती हैं, ये कब्रें यहाँ क्यों बनी हुई हैं? मैंने हैरत से पूछा। पता नहीं, शाम होने वाली है, मुझे तो डर लग रहा है, चलो नीचे। आपी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे ले आई। दूसरे रोज भी ऐसा ही हुआ। ये जुमेरात का दिन था और शाम होने वाली थी। आज फिर हम दोनों बहनें ऊपर टेरेस पर खड़ी थीं, लेकिन आज साथ वाले मकान का और ही मंजर था। वहां कब्रों के इर्द गिर्द काफी लोग जमा थे और कुछ लोग फातिहा ख्वानी कर रहे थे, कुछ कुरान पाक पढ़ रहे थे। अचानक एक उधेड़ उम्र की औरत उठी और मिठाई वाला डब्बा खोलकर लोगों में मिठाई तकसीम करने लगी। मिठाई तकसीम करके वो औरत हमारे घर के सामने वाले घर में घुस गई। हम दोनों तजस्सुस का शिकार थीं कि आखिर ये कब्रें किन लोगों की हैं, यहाँ पर लोग यूं फातिहा ख्वानी क्यों कर रहे हैं। हम दोनों बहनें फिर हसरत में डूबी हुई नीचे आ गईं क्योंकि शाम होने वाली थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त अम्मी ने बिरयानी बनाई और मुझसे बोली, जाओ सामने वाले घर में दे आओ, बड़े दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए, कोई अलग से अलग तो बढ़ेगी ना हमारी। अम्मी ने मुझे बिरयानी की ट्रे थमाते हुए कहा। राहिला अभी भी हमारे साथ हो ली। जब हम गली में आई तो सामने वाले घर का गेट खुला हुआ था। राहदारी अबूर करके एक बड़ा सा लॉन था। लॉन बहुत सरसब्ज था। लॉन के एक तरफ पौधे और फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। लॉन के दरमियान प्लास्टिक की 4-5 कुर्सियां रखी हुई थी। उनमें से एक कुर्सी पर वो उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी जो कल शाम को कब्रों पर फातिहा ख्वानी के बाद वहां मिठाई तकसीम कर रही थी। इस वक्त उस औरत ने सफेद चादर अपने गिर्द लपेट रखी थी और दाएं हाथ में तस्बीह पकड़े मुंह में कुछ पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हमने यकजुबान होकर कहा। वालेकुम अस्सलाम, वो औरत भी अपनायत से बोली। उसकी उम्र कोई 65 से 70 साल के लगभग थी। आंटी, हम आपके पड़ोस में नए आए हैं और अम्मी ने आपके लिए बिरयानी भेजी है, मैंने किसी तरद्दुद के बगैर कहा। बिरयानी की ट्रे पकड़ के उस औरत ने पास पड़े हुए मेज पर रखी। हमारा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों बहनों को बैठने के लिए कहा। मैं और आपी आंटी के सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बराजमान हो गई। जरूरी तारुफ और अलग से अलग के बाद हम अपने असल मकसद की तरफ आई, जिसका हमें 2 दिन से तजस्सुस था। आंटी, ये जो हमारे साथ वाला सिंगल मकान है, उस मकान के सहन में जामुन के दरख्त के नीचे जो 2 कब्रें बनी हैं, वो किन लोगों की हैं? आपी राहिला ने उस सफेद रंगत वाली बावकार औरत से पूछा। आपी राहिला के पूछने पर वो औरत कुछ देर खामोश रही। फिर उन्होंने हमें जो कुछ बताया, चलें हम उनकी जुबानी अब सुनते हैं। मेरा नाम फिरदौस है। ये आज से 32 साल पहले की बात है, जब मेरा बड़ा बेटा उमर 8 साल का और छोटा बेटा तैमूर 5 साल का था। मेरे शोहर फैजान एक फैक्ट्री में फोरमैन थे। मैं अपने सास ससुर, एक ननद और देवर के साथ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। मेरे ससुर इंतजार अहमद पुलिस से रिटायर्ड हो चुके थे और उनकी माहाना पेंशन आती थी। मेरे शोहर और ससुर की पेंशन से हमारा गुजारा हो रहा था। मेरी सास नसरीन भी बहुत नेक औरत थी। घर के सभी अफराद मेरी बहुत इज्जत और कदर करते थे। हमारे घर के सामने ही सूफी शहाबुद्दीन और उनकी बीवी खतीजा रहते थे।
मोहल्ले के सभी बच्चे और जवान उनको चचा शहाब कहते थे। आज से 32 साल पहले चचा शहाब और उनकी बीवी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। चचा शहाब और चची खतीजा दोनों मियाँ बीवी बहुत नेक और परहेजगार थे। दोनों मियाँ बीवी 5 वक्त की नमाज पढ़ते। चचा शहाब तहज्जुद के वक्त उठकर मस्जिद जाते, स्पीकर लगाकर लोगों को तहज्जुद के लिए जगाते। स्पीकर पर नाते पढ़ते क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। सुबह के वक्त मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया करते थे। मेरे सुसर इंतज़ार अहमद और चचा शहाब की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। मैंने उनसे ही सुना था कि चचा शहाब किसी वक्त गांव में रहते थे, फिर वो अपने छोटे भाई नवाज को लेकर शहर आ गए। यहाँ पर चचा शहाब का बहुत अच्छा कपड़े का कारोबार चल निकला। उन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाया और साथ अपने भाई नवाज को भी घर बना कर दिया। लेकिन चचा शहाब का छोटा भाई नवाज काफ़ी अय्याश था। शादी के बाद अल्लाह ने उसे 4 बेटे और 1 बेटी से नवाजा। बाप की तरह बेटे भी निकम्मे और आवारा निकले। उन्होंने बमुश्किल 8 जमातें ही पढ़ी, फिर गलत कामों में लग गए। बेइंतहा अय्याशियों की वजह से नवाज का मकान कर्ज ख्वाहों ने हथिया लिया, जिसकी वजह से नवाज ने यहाँ से 1-2 मोहल्ले छोड़कर किराए पर घर लिया। चचा शहाब अपने भाई नवाज और भतीजों को बहुत समझाता कि वो गलत काम छोड़कर राह रास्त पर आ जाएं और 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। नवाज आगे से तंज करके कहता कि नमाज तो भाई तुम और तुम्हारी बीवी भी पढ़ते हैं, मगर तुम लोगों को अल्लाह ने औलाद भी नहीं दी जो कि तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ सके और तुम दोनों के लिए मगफरत की दुआ कर सके। चचा शहाब का दिल अपने भाई की बातें सुनकर बहुत दुखता, लेकिन वो सब्र के घूंट पीकर रह जाते। एक दिन मेरे ससुर और शोहर फैजान फजर की नमाज अदा करके वापस आए। आज सूफी शहाबुद्दीन ने मस्जिद में इमामत नहीं करवाई थी। जाओ जाओ नसरीन, पता करो उनके घर जाके कि आखिर बात क्या है। मेरे ससुर मेरी सास नसरीन से तशवीशी अंदाज में बोले। मेरी सास की चूंकि चचा शहाब की बीवी खतीजा से काफ़ी अलैग सलैग थी। कभी मेरी सास उनके घर चली जाती, कभी चची खतीजा हमारे घर आ जाती। मेरे ससुर के कहने पर मेरी सास फौरन चचा शहाब की तरफ गई, लेकिन उल्टे कदमों ही वापस आकर और कहने लगी कि सूफी शहाब के दरवाजे पर ताला पड़ा है। मेरे ससुर का मारे हैरत से मुंह खुला रह गया। हम सबको भी बहुत हैरत हुई कि रातों रात बगैर बताए आखिर ये दोनों मियाँ बीवी कहाँ चले गए हैं। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, इसी तरह 1 महीना गुजर गया, लेकिन चचा शहाब और चची खतीजा घर वापस ना आए। चचा शहाब से मोहल्ले में काफ़ी रौनक थी। छोटे बड़े सभी उनके बगैर उदास थे, क्योंकि गरीबों मस्कीनों बल्कि सभी की वो मदद किया करते थे और सभी के काम आते थे। एक दिन मेरे ससुर और शोहर जब फजर की नमाज पढ़कर घर वापस आए तो मेरे ससुर मेरी सास से कहने लगे, सूफी शहाब के घर के दरवाजे का ताला खुला हुआ है, तुम पता करके आओ, शायद वो लोग वापस आ चुके हैं। मेरी सास खुशी से चचा शहाब के घर की तरफ चली गई। जब वापस आई तो उनका मुंह लटका हुआ था। मेरे ससुर के पूछने पर कहने लगी कि सूफी शहाब और खतीजा बहन नहीं आए, लेकिन उस घर में उनके छोटे भाई नवाज और उनकी बीवी बच्चे जरूर आ चुके हैं। हम सबको ये सुनकर बहुत हैरत भी हुई और सदमा भी हुआ। मेरे ससुर गुस्से से बोले, ये आवारा और अय्याश शख्स अपने आवारा बेटों के साथ हमारे मोहल्ले में क्यों आ गया है और अपने भाई के मकान में क्या कर रहा है? मैं अभी नवाज से जाकर पूछता हूँ कि ये सूफी शहाब के मकान में आखिर कर क्या रहा है और सूफी शहाब कहाँ पर है। मेरे ससुर गुस्से में घर से निकले। मेरे ससुर के पूछने पर नवाज ने बताया, शहाब भाई भाभी को लेकर आबाई गांव चले गए हैं और ये मकान और दुकान मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर गए हैं। तुम झूठ बोलते हो, शहाब ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ससुर चूंकि नवाज की खबासत से वाकिफ थे, इसलिए बेयकीनी से बोले, अगर इंतजार साहब आपको यकीन नहीं आता तो मैं भाईजान का लिखा हुआ खत आपको दिखा देता हूँ। ये कहकर नवाज ने अपनी जेब से खत निकालकर मेरे ससुर के हाथ में रख दिया। मेरे ससुर साहब जैसे जैसे खत पढ़ रहे थे उनको यकीन आता गया कि वाकई सूफी शहाब यहाँ से जा चुका है और उन्होंने अपना मकान और दुकान नवाज और उसके बच्चों के नाम लगा दिया है। नवाज और उसकी फैमिली जब से हमारे मोहल्ले में आए थे, उसने हमारा क्या पूरे मोहल्ले का जीना हराम किया हुआ था। नवाज के चारों बेटे 1 नंबर के लफंगे और आवारा थे। मोहल्ले की आती जाती बहनों और बेटियों पर आवाजें कसते। नवाज के दोनों बड़े बेटे अमजद और तोकीर तो जुआ खेलने के अलावा लोगों के घरों में चोरियां भी करते थे। नवाज की बीवी मजीदा भी बहुत लड़ाका और बदमिजाज औरत थी। वो मामूली मामूली बातों पर मोहल्ले की औरतों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। एक दिन मेरे ससुर घर में कुछ देसी मुर्गियां पालने के लिए ले आए। नीचे जगह कुछ तंग हो गई। हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे बने हुए थे। मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई, लेकिन ऊपर शिफ्ट होने के बावजूद हमारे घर हांडियां एक जगह पर ही पकती और हम खाना भी इकट्ठे और मिलजुल कर खाते थे। एक रात की बात है, ये रात के कोई 12 बजे का टाइम था। मैं अपने दोनों बेटों को देखने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो अचानक मेरी नजर चचा शहाब के घर पर गई।
चचा शहाब के सहन में एक जामुन का दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त को चचा शहाब ने एक छोटे से पौधे के तौर पर लगाया था। फलते फूलते अब वो एक बहुत बड़ा तनावर जामुन का दरख्त बन चुका था। चचा शहाब दिन रात उस दरख्त की देखभाल करते थे, रोज जामुन के दरख्त को पानी देते थे। जब जामुनों का मौसम आता तो उस दरख्त पर बहुत बड़े बड़े और मीठे और लजीज जामुन लगते थे। चचा शहाब जामुन मोहल्ले के सभी लोगों में बांटते थे। गर्ज के चचा शहाब को उस जामुन के दरख्त से बड़ी अकीदत थी। मैंने उस रात 12 बजे देखा कि जामुन का दरख्त सहन में चल फिर रहा है। वो दरख्त कभी आगे चलता और कभी पीछे को चलता, कभी दाएं होता कभी बाएं होता। पतझड़ का मौसम था और उसकी शाखें बड़ी बड़ी होकर सांपों की तरह लहरा रही थीं और उन शाखों से सुर्ख शुआएं निकल रही थीं। मुझसे मजीद ये मंजर देखा ना गया। मैं उल्टे कदमों वापस अपने कमरे में आई और फैजान को आवाजें देने लगी। फैजान मेरी आवाज पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ फिरदौस, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फैजान ने मुझे कांधे से पकड़कर बेड पर बिठाया। फैजान, मैंने चचा शहाब के सहन में लगे हुए दरख्त को सहन में चलते फिरते देखा है। उसकी शाखें बड़े बड़े सांपों की तरह लहरा रही थीं और उनसे सुर्ख रंग की शुआएं फूट रही थीं। फिरदौस, तुम्हें वहम हो गया है। भला दरख्तों ने भी कभी हरकत की है? तुम आयतल कुर्सी पढ़ो और आराम से सो जाओ। फैजान ने मुझे दिलासा दिया और खुद बेड पर लेटते ही सो गए। मैं कुछ देर दरख्त के बारे में सोचती रही, फिर नींद मुझ पर भी गालिब आ गई और मैं भी नींद की वादी में चली आई। सुबह मैं नीचे किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी जब मेरे देवर रिजवान ने बताया कि चचा नवाज का बेटा गुड्डू, जो कि 15 बरस का था, जामुन के दरख्त के नीचे से मुर्दा हालत में पाया गया है। ये खबर सुनकर मेरे काम करते हाथ वहीं रुक गए। जब मैं और मेरी सास उनके घर में गए तो उनके घर में कोहराम बरपा था। गुड्डू को किसी चीज ने बुरी तरह कुचला हुआ था। मैं कभी मरे हुए गुड्डू को देखती, कभी रात का वो मंजर याद करती जब जामुन का दरख्त हरकत कर रहा था। आहों और सिसकियों के साथ गुड्डू को दफना दिया गया। गुड्डू को दुनिया से गए 15-16 दिन हो चुके थे। उस रात में प्यास की वजह से पानी पीने उठी। ये रात के कोई 2 बजे का वक्त था। जैसे ही मैं ऊपर वाले पोर्शन के नल से पानी पीने लगी तो मेरी नजर फिर चचा शहाब के सहन की तरफ उठी। तो फिर ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस रात फिर जामुन का दरख्त हरकत करके कभी आगे की तरफ चल रहा था और कभी पीछे की तरफ हरकत कर रहा था। उसकी शाखें बड़ी होकर सांपों की तरह लहरा रही थीं और शाखों में से सुर्ख रंग के अंगारे निकल रहे थे। मैं पानी पिए बगैर चीखती हुई अपने कमरे में वापस आई। फैजान मेरी आवाज से उठकर बैठे और कहने लगे, लगता है तुमने फिर आज जामुन के दरख्त को हरकत करते देख लिया है। जी हाँ फैजान, मैंने आज फिर दरख्त को हरकत में देखा है। अल्लाह खैर करे, उस दिन दरख्त को हरकत में देखा था तो सुबह चचा नवाज का सबसे छोटा बेटा गुड्डू मुर्दा पाया गया था। पता नहीं कल सुबह क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता, आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। फैजान ने इतना कहकर करवट बदली और फिर सो गए। सुबह नमाज फजर पढ़कर जब मेरे ससुर और शोहर वापस घर आए तो मेरे ससुर कहने लगे, उन्होंने चचा नवाज के घर से रोने की आवाजें सुनी है। अल्लाह खैर करे। मेरे चाय बनाते हाथ रुक गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि नवाज का बेटा शफीक जामुन के दरख्त के नीचे से मुर्दा हालत में मिला है। शफीक गुड्डू से 2 साल बड़ा था और 17 साल का था। शफीक को भी किसी नादीदा चीज ने कुचला हुआ था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात थे। नवाज के दूसरे बेटे की यूं मौत ने नवाज और मजीदा की कमर तोड़कर रख दी। कोई भी उनकी मौत का असल सबब नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल में कुछ शक सा था। लेकिन अपना ये शक मैं किसी पर जाहिर नहीं कर पा रही थी। आखिर शफीक को भी शाम से पहले दफना दिया गया। शफीक को दुनिया से गए अभी महीना ही हुआ होगा कि एक रात में काफी जल्दी सो गई। ये रात के कोई 1 बजे का टाइम था जब फैजान ने मुझे आवाजें देकर जगाया। क्या हुआ फैजान, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे मैंने जामुन के दरख्त को इधर उधर हरकत करते देखा है। उसकी शाखें वाकई सांप की तरह लहरा रही थीं और शाखों से सुर्ख रंग की शुआएं निकल रही थीं। फैजान ने फक होती रंगत के साथ मुझे कहा, सुबह पता नहीं चचा नवाज के घर कौन सी आफत आती है। मैंने दिल में सोचा और फैजान को दिलासा दिया कि वो आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाए। सुबह भी ये भयानक खबर के साथ जागी कि चचा नवाज की 18 साल की बेटी आबिदा जामुन के दरख्त के नीचे मुर्दा हालत में मिली है। अकलौती और जवां बेटी की मौत पर चची मजीदा और चचा नवाज की चीखें आसमान की बुलंदियों को छू रही थीं। लोग खौफजदा थे कि पता नहीं नवाज से ऐसा क्या गुनाह हो गया है जिसकी वजह से उसके 3 बच्चे इतनी भयानक मौत मरे हैं। सब लोग इस्तगफार पढ़ रहे थे। चचा नवाज की बेटी की वफात के दूसरे दिन मैंने और फैजान ने अपने ससुर को जामुन के दरख्त की हरकत वाली बात और फिर जामुन के दरख्त के नीचे चचा नवाज के 3 बच्चों का मुर्दा हालत में मिलना सब कुछ बता दिया।
میرے سسر صاحب کافی جہاں دیدہ اور عقل مند انسان تھے۔ وہ بہت جلد سمجھ گئے کہ جامن کے درخت میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جس وجہ سے نواز پر اتنی آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ دوسرے دن میرے سسر اپنے پیر ارتضیٰ محمود نقشبندی کو گھر لے آئے اور انہیں چچا نواز کے بچوں کی ہلاکتوں اور جامن کے درخت کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ پیر محمود نقشبندی کافی پہنچے ہوئے پیر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک مجھے صوفی شہاب کے گھر نہ لے جاؤ گے اور جب تک میں جامن کا درخت نہ دیکھ لوں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے سسر نے پیر صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور چچا نواز کے گھر جا پہنچے۔ ساتھ میرے شوہر فیضان بھی تھے۔ پیر ارتضیٰ محمود نقشبندی جامن کے درخت کے نیچے ہو کر کافی دیر پڑھائی کرتے رہے۔ پھر میرے سسر سے بولے جامن کے درخت کے چاروں طرف 4-5 فٹ کی کھدائی کی جائے۔ میرے شوہر فیضان محلے کے 1-2 نوجوانوں کو لے کر آئے۔ اتنے میں وہاں کافی مرد اور عورتیں اور بھی جمع ہو گئیں۔ جیسے ہی کھدائی شروع کی تھوڑی دیر بعد ہی فیضان کو نیچے انسانی وجود ملے۔ جب ان لاشوں کو نکالا گیا اور لاشوں کے اوپر سے چادریں ہٹائی گئیں تو وہ لاشیں صوفی شہاب اور ان کی بیوی ختیجہ کی تھیں۔ دونوں کے چہرے بالکل تر و تازہ اور روشن تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ان کی موت ہوئی ہو۔ چچا نواز چیخنے لگا اور صوفی شہاب کی لاش سے لپٹ گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں زور زور سے کہنے لگا میرے بیٹوں نے آپ کا اور بھابھی کا قتل کر کے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ آپ لوگوں کے قتل کی سزا اللہ نے مجھے بڑی بھیانک دی ہے۔ اللہ نے میرے 3 جوان بچے مجھ سے چھین لیے ہیں۔ مجھے اپنے کیے کی اللہ نے بہت بڑی سزا دی ہے۔ نواز کے منہ سے یہ حقیقت جان کر کہ صوفی شہاب کو اس نے اور اس کے بیٹوں نے قتل کیا ہے، وہاں موجود سبھی لوگ بڑے حیران اور غمزدہ ہوئے اور نواز اور اس کے بیٹوں کو لان تان کرنے لگے۔ میرے سسر نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس نے چچا نواز اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کیا اور پھر چچا شہاب اور ختیجہ چچی کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد چچا شہاب اور چچی ختیجہ کو ان کے گھر پر ہی جامن کے درخت کے نیچے ہزاروں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ جامن کے درخت نے چچا شہاب کی محبت میں نواز اور اس کے خاندان سے انتقام لیا ہے۔ آج اس بات کو 32 سال بیت چکے ہیں۔ لوگ ہر جمعرات چچا شہاب اور ان کی قبروں پر آتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ نواز کی بیوی مجیدہ صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ محلے والوں نے اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ چچا نواز بھی چند ماہ بعد جیل میں ہی مر گیا۔ پولیس نے اس کی میت کو لوارسوں کی طرح پتہ نہیں کون سے قبرستان میں دفنا دیا، کسی کو آج تک نہیں پتا۔ اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارسوں کی طرح مرا۔ جامن کے درخت کو پھر کبھی ہم نے چلتے پھرتے یا حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنے مالکوں کا انتقام لے کر اسے سکون اور چین آ گیا ہو۔ ہم دونوں بہنوں نے آنٹی فردوس کی زبانی جب یہ واقعہ سنا تو مجھے اور آپ دونوں کو بہت دکھ ہوا کہ خونی رشتے بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا کرے۔